चल जल्दी से जूती उतार। ये ले, दूसरी भी उतार। उतार दिए। मुझे क्या तेरा बाप उतारेगा? बहुत आलसी हो गया है तू। इतनी धीरे धीरे काम करेगा तो तुझे मेरा पति कहलाने का कोई हक नहीं। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। क्या कहा तूने? मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और मुझे ही ज्ञान दे रहा है। जरा अपनी नजर उधर कर और सामने देख, वो नीले कलर का ड्रम दिखाई दे रहा है ना? बाकी तू खुद समझदार है। उसका पति विजय वो नीला ड्रम देखकर डर गया, पर विजय की बीवी उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती थी? विजय के साथ आगे क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। कुछ सालों पहले विजय अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। एक रोज रात को जब विजय घर लौटा तो उसके घर पंडित जी आए हुए थे। क्या हुआ माँ, कहीं आप मेरी शादी उसी लड़की से तो? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही पहचाना। माँ, पिताजी ने उस गंवार लड़की से बचपन में मेरी शादी तय कर दी थी। उस समय मैं नासमझ था, पर अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं शहर की किसी पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करूंगा। इतना बोलकर विजय कमरे में चला गया। कुछ दिनों बाद पंडित जी फिर से घर आए। विजय बेटा, मैंने तुम्हारी कुंडली देखी है। तुम्हारी शादी तो उसी लड़की से होगी, वरना तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पापा के पास चली जाएंगी। ये पापा भी ना खुद तो निकल लिए, गंवार घंटी मेरे गले में बांध गए। कुछ ही दिनों में विजय की शादी ममता नाम की एक सांवली सी गांव की लड़की से हो गई। उसकी तो बहुत लंबी लंबी चोटियां थी। जब वो चलती थी तो उसकी चोटी से जमीन में झाड़ू लग जाती थी। आज दोनों की सुहाग रात थी। अरे, तुम्हारे बालों से तो सरसों के तेल की बदबू आ रही है। पूरा सर कढ़ाई में डुबो दिया था क्या? ई का बोला तो बाबू, सरसों का तेल लगाने से खोपड़ियां मजबूत रहते। आप भी लगाया करो। मैं मिट्टी का तेल लगा लूंगा, लेकिन सरसों का तेल कभी नहीं लगाऊंगा। अरे पागल खाने से छूट कर आई हो क्या? सो जाओ चुपचाप। विजय उसकी तरफ पीट करके सो गया। अचानक ममता की हंसी उदासी में बदल गई। हम तो इनको खुश करने के लिए मजाक किए थे, ये तो लागत है गुस्सा हो गए। अगले सुबह विजय और उसकी माँ को किचन से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। माँ, किचन से धुआं निकल रहा है, चलो देखते हैं। दोनों जब किचन में गए तो देखा ममता चूल्हे के नीचे लकड़ी जलाकर खाना बना रही थी। देख लिया माँ इस गंवार को, इसको इतना तक नहीं पता कि ये चूल्हा लकड़ी से नहीं बल्कि लाइटर से जलाया जाता है। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी पिताजी ने। अरे बेटा, वो गांव की रहने वाली है, मैं उसे सब सिखा दूंगी। विजय गुस्से में बिना नाश्ता किए ही काम पर चला गया। ममता रोने लगी। सासू माँ, मैं हर वक्त इन्हें खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये मुझसे नाराज ही रहते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ जी? नहीं बहू, तू तो बड़ी मासूम है। चल मैं तुझे ये चूल्हा जलाना सिखाती हूँ। तो इस तरह धीरे धीरे ममता की सास उसे घर के सारे काम सिखाने लगी और वो सीख भी गई। कुछ ही महीनों बाद ममता गर्भवती हो गई। बहू, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। और मुझे जिंदगी भर का गम। इतना बोलकर विजय वहां से चला गया। ऐसे दिन बीत रहे थे। अब ममता और उसकी सास बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश रहने लगे थे, लेकिन विजय हर वक्त ममता से चिढ़ता ही रहता था। फिर एक दिन, सर, मेरा ट्रांसफर आप मुंबई वाली ब्रांच में करा दीजिए ना प्लीज। वहाँ मुझे इससे कम सैलरी भी मिलेगी तो भी चलेगा। तुमने सही वक्त पर मुझे ये बता दिया। मैं किसी न किसी जिम्मेदार आदमी को मुंबई भेजने ही वाला था। थैंक यू सो मच सर। विजय खुशी खुशी घर आया और सारी बात अपने परिवार को बताई। ये तो बहुत खुशी वाली बात है बेटा। बहू जा, जल्दी से अपना और विजय का बैग पैक कर ले। अरे माँ, मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ। कोई भंडारा नहीं होने वाला है वहाँ जो मैं इस गंवार को वहाँ लेकर जाऊँ। मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अगले दिन विजय मुंबई चला गया। इधर ममता बेचारी उदास हो गई। बहू, मुझे पता है ऐसे समय में सबसे ज्यादा पति के प्यार की जरूरत होती है, पर उसे अपना काम भी तो देखना है ना। नहीं माँ जी, इसमें उनकी कौनो गलती नहीं है। वो तो हमारे देवता है, बस हमको उनकी याद आ रही है। तो इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा बन गई। उधर विजय ने मुंबई वाली ब्रांच ज्वाइन कर ली। एक दिन, मिस्टर विजय, ये फोटो है मिस मालिनी की। इनकी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी है। करोड़ों का ऑर्डर देती हैं ये हमें। अचानक ये बीमार हो गई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फूलों का गुलदस्ता और कुछ फल लेकर इसी वक्त हॉस्पिटल जाओ और उन्हें इतनी अच्छी से ट्रीट करना कि हमारी कंपनी से खुश हो जाए वो। ठीक है सर। विजय कुछ फल फूल लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां उसने मिस मालिनी को देखा। अरे, मैंने तो सोचा था कि मिस मालिनी बुजुर्ग होंगी,
ये तो हसीन और जवान है। वार्ड में सारे डॉक्टर और स्टाफ परेशान थे। देखिए, अगर मिस मालिनी को 2 घंटे के अंदर ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला तो इनका बचना मुश्किल है। तभी विजय भागकर उस वार्ड में पहुंच गया। डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है। मिस मालिनी, मुझे आदित्य खन्ना साहब ने भेजा था आपका हालचाल लेने के लिए। लेकिन तुम मुझे अपना ब्लड क्यों देना चाहते हो? देखिए मिस मालिनी, ओ पॉजिटिव ब्लड 2 घंटे के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। सवाल जवाब आप लोग बाद में कर लेना। तो इस तरह विजय ने अपना ब्लड मिस मालिनी को दे दिया और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद दोनों किसी रेस्टोरेंट में मिले। विजय, एक अनजान आदमी होकर तुमने मुझे अपना ब्लड दिया। मैंने थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें बुलाया है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। उस दिन के बाद से मालिनी और विजय अक्सर मिलने लगे, पार्टी करने लगे। फिर एक दिन, विजय, मुझे हमेशा से एक तुम्हारे जैसे ही लड़के की तलाश थी और मेरी तलाश पूरी हो गई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब अभी चलते हैं। दोनों ने कोर्ट जाकर उसी दिन शादी कर दी। सुहागरात की अगली सुबह, विजय, अब तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम उस कंपनी को छोड़ दो। अरे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। विजय ने अपना सारा काम धंधा छोड़ दिया और मालिनी की गुलामी करने लगा। ऐसे ही महीनों बीत गए। उधर उसकी पहली बीवी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। माँ जी, वो यहाँ होते तो अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होते। क्या वो अब कभी नहीं आएंगे? बहू, उसका फोन ही नहीं लगता। कंपनी में पता किया तो पता चला उसने कंपनी भी छोड़ दी। अब हमें ही मुंबई चलकर उसे ढूंढना होगा। कुछ दिनों बाद ममता अपनी नवजात बच्ची और सास के साथ मुंबई पहुंच गई। दोनों लोगों को विजय की फोटो दिखा दिखाकर उसके बारे में पता करने लगे। भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे, अपने को तो दिखता ही नहीं है रे बाबा। हर कोई उनको गंवार समझकर मजाक उड़ाने लगा। दिन भर वो दोनों बच्ची को गोद में लेकर विजय को ढूंढती, रात में स्टेशन पर सो जाती। फिर एक दिन ममता ने किसी क्लब से बाहर निकलते हुए विजय और मालिनी को देख लिया। वो अपनी बच्ची को लेकर उसकी तरफ भागी। माँ जी, वो देखो विजय जी! अरे विजय जी! अरे विजय जी! ये भिखारी तुम्हें जानते हैं? अब एक्चुअली ये दोनों मेरे पुराने फ्लैट में खाना बनाती थी। नौकरानियां हैं बेचारी। ये अच्छा हुआ ये दोनों तुम्हारे जान पहचान की है। तो ले चलो इन्हें अपने घर। विजय अपनी माँ और ममता को मालिनी के फ्लैट पर ले आया। देखो माँ, मैंने एक शादी आपकी पसंद से कर ली और मालिनी मेरी पसंद है। यहाँ दोनों लोग नौकरानी बनकर रहो, कमाने का मौका मिलेगा, मालदार पार्टी है। हम तो आपकी नौकरानी, दासी सब कुछ बनकर रह लेंगे, पर एक बार अपनी बच्ची को तो। अरे विजय, काम समझा दिया हो तो जरा अंदर आओ, मेरे पैर दबा दो आकर। आया बेबी। इस तरह कुछ दिनों बाद मालिनी भी गर्भवती हो गई। विजय और मालिनी ने रात में बाहर पार्टी की और घर आते ही, कहाँ जा रहे? मेरी जूती कौन उतारेगा, तेरा बाप? मैं निकालूंगा बेबी। दूर खड़ी होकर उसकी माँ और ममता अपनी बच्ची को गोद में लिए ये सब देख रही थी। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। क्या कहा तूने? मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और मुझे ज्ञान दे रहा है। जरा अपनी नजर उधर कर और सामने देख। वो नीले कलर का ड्रम दिखाई दे रहा है ना? बाकी तो खुद समझदार है। अब कहानी फिर से वहीं आ गई। देखो तो कि औरत मेरे भगवान जैसे पति से अपने जूते उतरवा रही है। जिस दिन तूने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की ना, उसी दिन तुझे इस ड्रम में बिठाकर तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगी। देखो, अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, बाप पर मत जाओ। खैर, ऐसे ही मालिनी अब बाहर दूसरे लड़कों के साथ भी घूमने लगी। विजय को वो सिर्फ नौकर बनाकर रखती थी। ड्रम देखकर विजय को अब उससे डर लगने लगा। खैर, 9 महीने बाद मालिनी ने भी एक लड़के को जन्म दिया। वो कमरे में पड़ा रोया करता था। मालिनी, हमारा बच्चा रोता रहता है, तुम तो अपने में ही मस्त रहती हो। मैं तो मना ही कर रही थी बच्चा पैदा करने के लिए, तुम ही जिद कर रहे थे। बेबी, प्यार की निशानी चाहिए। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। बालकनी से विजय ने देखा वो किसी लड़के की फरारी कार से फुर हो गई। अंदर आया तो देखा ममता दोनों बच्चों को दूध पिला रही थी। ममता, आज मुझे समझ आया कि तुमसे अच्छी मेरी पत्नी कोई और नहीं हो सकती। इससे पहले कि वो चुड़ैल आ जाए, चलो अपने गांव लौट चलते हैं। इसके बच्चे को भी यहीं छोड़ दो। नहीं पतिदेव, ये दोनों बच्चे आपके हैं। अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो मालिनी इसे किसी कचरे के ढेर में फेंक देगी। इसे भी साथ ले चलते हैं अपने, मैं इन दोनों को पालूंगी। विजय, तू पहले घर चल, फिर बताती हूँ तुझे। उसी दिन विजय मुंबई छोड़कर वापस अपने शहर लौट आया। ममता ने ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बालों को डिजाइन कराया, जिससे वो काफी खूबसूरत लगने लगी। विजय ने हाथ पैर जोड़कर पुरानी कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर अपने दोनों बच्चों ममता और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। देखो राकेश, मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं
ओबरॉय साहब से ये बात ज्यादा दिनों तक छुपाकर नहीं रख सकती। अरे अगर तू सब बता देगी तो वो तुझे पैसे देना बंद कर देगा। और वैसे भी तेरा जवान पति मैं हूँ। जल्दी से अपने बूढ़े पति के साथ कुछ ऐसा करो जिससे वो ऊपर पहुंच जाए। उन लोगों को बातें करते हुए घर के बाहर से ममता के बूढ़े पति ओबरॉय साहब ने सुन लिया। इसका मतलब ममता का मेरे अलावा एक जवान पति भी है और ये दोनों मिलकर मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। आखिर ममता का जवान पति होने के बावजूद एक बूढ़ा पति क्यों है और कैसे उसकी जिंदगी में आया, जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। ममता किसी अस्पताल में नर्स थी। एक रोज उसके जवान पति ने कहा, तूने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, क्या समझती है तू अपने आप को? आप तो कुछ करते नहीं, यहाँ घर जमाई बनकर बैठे रहते हो। भगवान ने तुझे थोड़ा सा गोरा क्या बना दिया? तू तो एक नंबर की घमंडी हो गई। ये नर्स गिरी अपने हॉस्पिटल में दिखाना, यहाँ मेरे सामने मत दिखाना। राकेश ने उसका पर्स छीनकर सारे पैसे निकाल लिए और घर से चला गया। तभी उसके पास उसकी भाभी आ गई। ममता, मैं हर महीने देखती हूँ, जब भी तुम्हें पगार मिलती है तुम परेशान हो जाती हो। ऐसा क्या है? हम लोग गरीब हैं, इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, परेशान होने से क्या फायदा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस काम करते करते थक जाती हूँ। ऐसे ऐसे मरीज आते हैं ना कि हालत खराब हो जाती है। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसका पति कोई काम नहीं करता था। एक रोज जब वो वार्ड में कुछ काम कर रही थी, तभी उसे हनुमान चालीसा सुनाई दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ममता कान लगाकर सुन ही रही थी कि तभी उसके पास डॉक्टर साहब आ गए। अरे ममता, जाओ ओबरॉय साहब को ये दवा खिला दो। डॉक्टर साहब, ये अपने हॉस्पिटल में हनुमान चालीसा कौन पढ़ता रहता है? जिसको तुम दवा खिलाने जा रही हो वही बंदा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनका नाम है ओबरॉय साहब। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि उनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। ये खबर भी उन्हें तुम दे देना। क्या? ममता ओबरॉय साहब के वार्ड में गई तो वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उनकी उम्र लगभग 55 साल की होगी। ममता ने उन्हें दवा दी, लेकिन ममता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन्हें बता सके कि उनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। ओबरॉय साहब, आप हर वक्त हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते रहते हो? मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मुझे तो ऊपर वाले पर भरोसा है और उससे ज्यादा खुद पर, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी करोड़ों की कंपनी का क्या होगा? मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ममता उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। ये अभी कितने खुश लग रहे हैं। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि इनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है तो ये अंदर से टूट जाएंगे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। रात में जब ममता घर वापस आई तब उसे अचानक उल्टी होने लगी। क्या हुआ ममता, तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं भाभी, एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या बात है ममता, बधाई हो। जाओ जल्दी से जाकर अपने पति को ये खुशखबरी दो। उसने इस बारे में अपने पति को बता दिया। ये तो सच में खुशखबरी है ममता, लेकिन अब तो खर्चा बढ़ने वाला है। एक तुम हो जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद मेरे घर में घर जमाई बनकर बैठे हो, अपने आने वाले बच्चे के लिए भी मुझसे शिकायत कर रहे हो। और एक हमारे अस्पताल में एक मरीज आया, वो अरबपति है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, फिर भी वो हार नहीं मान रहा। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा तुमने? वो अरबपति है? तुम्हें सिर्फ यही सुनाई दिया कि वो अरबपति है। मैंने ये भी तो कहा कि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। हाँ, मैंने वो भी सुना। ममता, तुम ऐसा करो, तुम उस बूढ़े इंसान से शादी कर लो। इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और वैसे भी तो वो 2 महीने बाद ये दुनिया छोड़कर जाने ही वाला है। सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और जो तुम्हारा है वो मेरा है। हमारे बच्चे की डिलीवरी और उसकी पढ़ाई लिखाई में भी ढेर सारा खर्चा होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे यार, तुम ही सोचो, आखिरी वक्त पर तुम उसका साथ दे दोगी तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुमने ही तो बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसकी इतनी बड़ी जायदाद कोई ना कोई तो लेगा ही। इससे अच्छा है कि तुम जैसी अच्छी औरत को उसकी जायदाद मिल जाए। शादी के बाद तुम उससे पैसे लेकर आना, हम अपने बच्चे के लिए सेव करते जाएंगे। खैर, ममता ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गई। लेकिन अगली सुबह जब वो ओबरॉय साहब को दवाई खिला रही थी तब, तुम्हें पता है, जब से मैं यहाँ अस्पताल आया हूँ तब से तुम मेरी यहाँ सेवा कर रही हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा भी कोई परिवार है। काश मैं भी शादी कर लेता तो आज मेरी सेवा करने के लिए नर्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ऐसे ही हर दिन घंटों ओबरॉय साहब ममता से बातें किया करते थे। अब धीरे धीरे ममता को अपने पति की बात याद आने लगी। एक रोज जब वो घर जा रही थी तब रास्ते में, मुझे अपने पति की बात मान लेनी चाहिए, मेरा साथ मिल जाएगा और हम लोगों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। मैं खुद का एक अस्पताल खोलूंगी जिसमें गरीबों का बहुत कम पैसे में इलाज किया करूंगी। ये बात उसने राकेश को जाकर बताई, लेकिन उसकी भाभी इसके खिलाफ थी। देखो ननद जी, ये तुम गलत कर रही हो, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। भाभी, मैं किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल रही हूँ। उनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। उन्होंने कभी परिवार देखा नहीं। कम से कम 2 महीने तक मैं उन्हें खुशियां दे पाऊंगी। अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं ये सब कर रही हूँ भाभी। तो इस तरह ममता ने शादी के लिए ओबरॉय साहब को प्रपोज कर दिया। ओबरॉय साहब तुरंत, और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। डिस्चार्ज होकर वो ममता को अपने बंगले पर ले आए। ममता, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम अभी जवान हो, फिर भी मुझ बीमार आदमी से शादी कर ली। मैं आपको हर दिन अंदर ही अंदर घुटता हुआ देखा करती थी, मुझसे ये सब देखा नहीं गया। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल से आपके लिए दवाइयाँ और कुछ फल सब्जियां भी लेकर आनी है, कुछ पैसे दे दीजिए। आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा है ममता, ये लो। ममता पैसे लेकर अपने पति के पास गई। जैसा कि तय हुआ था, थोड़े थोड़े करके हम लोग पैसे जमा कर लेंगे। मैं इन पैसों को अपने बैंक में डाल कर आती हूँ। अरे, बैंक में खतरा हो सकता है, ये पैसे तुम मुझे देती रहो, मैं अपने पास जमा करता रहूंगा। राकेश ने उससे जबरदस्ती पैसे ले लिए और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करने लगा। चलो अब रोज इससे हजारों रुपए लिया करूंगा और खूब मजे करूंगा। ऐसे राकेश ममता से किसी न किसी बहाने पैसे ले लेता था और दोस्तों के साथ घूमता रहता था। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय साहब ममता की बहुत इज्जत करते थे। वो बिना कोई सवाल जवाब किए उसे पैसे दे दिया करते थे। एक रात, जल्दी से 2 महीने बीते, ओबरॉय साहब ऊपर चले जाए, फिर इसकी सारी धन दौलत मेरे नाम हो जाएगी। इस तरह धीरे धीरे 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन ओबरॉय साहब और भी ज्यादा स्वस्थ होते चले जा रहे थे। एक रोज डॉक्टर साहब उनसे मिलने आए, लेकिन वो हनुमान चालीसा पढ़ने में लगे थे। अरे ममता, 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन ओबरॉय साहब तो पहले से भी ज्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, मैं हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर इस मंत्र जाप की वजह से एक नई ऊर्जा आ गई है। ममता ये सब देखकर हैरान हो गई और अंदर ही अंदर परेशान होने लगी। तभी अचानक ओबरॉय साहब की नजर ममता के पेट पर गई। अरे ममता, तुम्हारा पेट क्यों निकला हुआ है? ममता के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसने किसी तरह अपने पेट को छुपाया और कहा, कुछ नहीं, वो जरा कुछ दिनों से पेट में गैस कुछ ज्यादा ही बन रही है। डॉक्टर साहब, आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। उसने इस बारे में जाकर अपने पति को बताया। तुम तो कह रही थी कि 2 महीने में ही वो बूढ़ा ऊपर चला जाएगा। अरे जल्दी से कुछ करो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ मैं ही करूं, तुम बस दिन भर मौज मस्ती करो। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। वैसे वैसे ममता का पेट और भी बड़ा होता जा रहा था। ओबरॉय साहब का शक अब ममता पर बढ़ता ही जा रहा था। ममता, अरे तुम्हारे पेट में गैस तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं डॉक्टर साहब को दिखा देती हूँ जाकर। इतना बोलकर ममता वहां से निकल गई। मुझे लगता है ममता जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, इसका पीछा करना होगा। ममता तुरंत अपने घर पहुंच गई। देखो राकेश, मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं ओबरॉय साहब से ये बात ज्यादा दिनों तक छुपाकर नहीं रख सकती। अरे अगर तू सब बता देगी तो वो तुझे पैसे देना बंद कर देगा। और वैसे भी तेरा जवान पति मैं हूँ। जल्दी से अपने बूढ़े पति के साथ कुछ ऐसा करो जिससे वो ऊपर पहुंच जाए। उन लोगों को बातें करते हुए घर के बाहर से ओबरॉय साहब ने सुन लिया। इतना बड़ा धोखा। थोड़ी देर बाद ओबरॉय साहब पुलिस को लेकर ममता के घर पहुंच गए। वहां पर ममता की भाभी भी मौजूद थी। ममता, तुमने एक साथ 2 लोगों के साथ धोखा किया है। एक तो मेरे साथ और दूसरा अपने होने वाले बच्चे के साथ। अरे पैसों के लालच में एक पति होने के बावजूद तुमने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। ओबरॉय साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो ये सब कुछ अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए कर रही थी, और ये सब मैंने अपने पति की बातों में आकर किया। अब तुम दोनों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी इसके असली पिता की होगी। इतना सुनते ही राकेश वहां से भाग गया। देखा तुमने, मुसीबत आते ही दुम दबाकर भाग गया तेरा राकेश। मैंने पहले ही बोला था इस आवारा लड़की से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी।
इस आदमी की वजह से अब मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी जेल में बीतेगी। उसे रोता देख ओबरॉय साहब को उस पर तरस आ गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ। ममता, तुम्हारे बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, चलो मेरे साथ। ममता, भाई साहब का दिल बहुत बड़ा है जो उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। ममता ओबरॉय साहब के साथ चली गई और उन्हीं के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें